जय हिंद स्टूडेंट्स। आपकी क्लास आज कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है? 6-7 होगी, है ना। चलिए ठीक है, तो उसी के आगे चलते हैं। कल जो आपको पढ़ाए थे, सैटरडे को पढ़ाए थे, मीन्स उसी के आगे चलते थे। सैटरडे को क्या था अपना? गोल्गी बॉडी हो गया था। लास्ट में उसके फंक्शन भी मैंने बता दिए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गन को ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका ER, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका फुल नेम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे अंतःप्रदब्बी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट इसका हम इंट्रोडक्शन देखें कि ER की खोज किसने की, ER को सबसे पहले किसने देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं गार्नियर साइंटिस्ट आते हैं। गार्नियर साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको देखा था, ठीक है। सेशन आपका 1897 वाला सेशन ही है, ठीक है। सबसे पहले गार्नियर ने 1897 में ER को देखा, ठीक है। बस उसके बारे में कुछ बताया नहीं था, बस ER को ऐसे ट्यूब के फॉर्म में इन्होंने देखा था। आगे चल करके आपका पोर्टर साइंटिस्ट आता है। पोर्टर वैज्ञानिक ने ही डिटेल स्टडी की है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से बताया है। किसने? पोर्टर साइंटिस्ट ने। इसलिए दैट टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम क्या कहते हैं? पोर्टर को ही। आपको गार्नियर नहीं मिलेगा। गार्नियर मैं बता रही हूँ, आपकी जो थोड़ी सी हाई लेवल की बुक रहती है उनमें हम देखते हैं तो गार्नियर पहले मिलता है, लेकिन आप नॉर्मली यदि NCERT भी उठाओगे तो आपको पोर्टर ही डायरेक्ट मिलेगा। समझ में है ना। तो चूंकि उसने विस्तृत अध्ययन किया है उसका पूरा, कि क्या है, कैसी स्ट्रक्चर है, क्या इसके फंक्शन है, ये सब आपका किसने बताया है? पोर्टर ने बताया। इसलिए मॉडर्न टाइम पर हम ER की डिस्कवरी का अवार्ड जो देते हैं वो पोर्टर को ही देते हैं। समझ में आ गया ना। तो पोर्टर ने डिटेल स्टडी की है, डिटेल स्टडी ऑफ ER दी है। ER की डिटेल स्टडी की है। समझ में है ना। इसलिए पोर्टर को हम खोज करने का भी इसी को दे देते हैं। नेक्स्ट देखना, जो ER हैं, ER के टाइप ऑफ ER लिखेंगे हम। ये है आपका टाइप ऑफ ER। ER कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है ER? ER 2 प्रकार की होती है। ER कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट होती है आपकी, एक तो होती है रफ ER आपकी, इसे हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल नेम हो जाएगा इसका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया। और एक होती, हाँ हिंदी में बोलेंगे खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। खुरदुरी रफ का मतलब जिसमें आपकी क्या हो? स्मूथ सतह ना हो, प्लेन सतह ना हो। और सेकंड हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। इन्हें हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है।
यदि हम स्ट्रक्चर वाइज इनको देखें कि रफ और स्मूथ कैसी रहेंगी, तो रफ और स्मूथ को देखते हैं कि आपकी ये रफ जो होती है, तो मैंने इनको आपके ये सेल ऑर्गन, एक चीज और मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपकी गोल्गी बॉडी, कल भी मतलब लास्ट क्लास में रिपीट किया था मैंने, गोल्गी बॉडी और ईआर, इन्हें हम कैसी मेम्ब्रेनस वाले सेल ऑर्गन बोलते हैं? इंटरनल मेम्ब्रेनर। इनमें आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। ना हम इन्हें सिंगल बोल सकते हैं और ना ही हम उन्हें डबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डबल में हम स्पेशल आपका केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं सेल ऑर्गन में। यदि न्यूक्लियस लिखा है तो वहां पर न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस भी होता है डबल मेम्ब्रेन, लेकिन हम यहाँ सेल ऑर्गन बोल रहे हैं तो इसलिए न्यूक्लियस का नाम नहीं लेंगे। न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, बट न्यूक्लियस सेल का पार्ट है, ना कि सेल ऑर्गन है। यदि सेल ऑर्गन बोलेंगे तो केवल दो बोलेंगे हम, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट। फिर आता है सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले में वही माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम, फूड वैक्यूल, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका ये ईआर और गोल्जी बॉडी पूछे कि ये किस तरह के मेम्ब्रेनस वाले सेल ऑर्गन हैं, तो ना ये सिंगल में आएंगे ना ये डबल में आएगा। भले इसमें नीचे की ओर भी रहती है और बाहर की ओर तो आप बोलो देखने में तो दो दिखती हैं, लेकिन वो आंतरिक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन कहलाते, इंटरनल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो ये एआर भी जो है, एआर में आपकी इंटरनल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन है। और यदि हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसकी जो सी फेस होती है, सी फेस, तो सी फेस इसकी ऐसी आपकी रफ फॉर्म में होती है, और जो आपकी एम फेस होती है वो आपकी ऐसी प्लेन होती है, ये ऐसे ऐसे। और जो स्मूथ की होगी तो इसकी चाहे सी फेस हो और चाहे एम फेस हो, दोनों आपकी प्लेन रहेंगी। ये आपकी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ में अब देखो यहाँ ये गड्ढे से ऐसे आपकी जगह बन गई कि नहीं, तो जगह बन जाने के कारण इसकी रफ सरफेस में खुरदुरी सतह पर आपके क्या आ जाते हैं, राइबोसोम यहाँ पर आपके अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? राइबोसोम। ये आपके यहाँ पर अटैच हो गए राइबोसोम, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। यदि आएंगे तो वो फिसल करके नीचे, प्लेन है सरफेस, स्मूथ है और चिकना आपका लिपिड निकलता है इसकी सरफेस से, तो इसलिए वो फिसल करके नीचे जा जाता, मतलब सेटल नहीं हो पाते यहाँ पर, और यहाँ सेटल हो जाते हैं राइबोसोम। तो ये आपके कहलाते रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहलाते स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आपके क्या है, आपके सेट द राइबोसोम ऑन द रिजेस पार्ट, आपके जो गड्ढे वाले पार्ट हैं वहां पर सेट हो जाते हैं आपके राइबोसोम। और जब आपके राइबोसोम यहाँ पर सेट हैं तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका फंक्शन दोनों का इंपॉर्टेंट है फंक्शन। क्वेश्चन आता है राइट द फंक्शन ऑफ रफ ईआर एंड राइट द फंक्शन ऑफ एस ईआर, तो दोनों के अलग अलग फंक्शन। तो चूंकि यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट हो, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं राइबोसोम को, और प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाएंगे ये। तो इसलिए रफ ईआर का फंक्शन भी, ये जो आपका रफ ईआर है, रफ ईआर का फंक्शन हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहां भी आपकी प्रोटीन निकलने लगेगी, प्रोटीन बनेगी और फिर प्रोटीन के पार्टिकल ऐसे आपके सीक्रेट किए जाएंगे, निकाले जाएंगे। ईआर सीक्रेशन करेगी, तो सीक्रेशन किसका करेगी, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम इसके अंदर प्रोटीन बनेगी और फिर ईआर अपनी इस सरफेस के द्वारा, एम फेस के द्वारा प्रोटीन को निकालेगा, ठीक है। यहां हम देखते हैं आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें आपके कोई भी राइबोसोम सेट नहीं हो पाते, और इसकी सरफेस से आपका एक लिक्विड निकलता है जो कि कैसा होता है, आपका तेलीय नेचर का होता है, स्मूथली फिसलने वाला, तो लिपिड बोलते हैं उसे। फैट को हम और क्या बोल सकते हैं, लिपिड। तो सीक्रेशन ऑफ लिपिड, ये लिपिड का सीक्रेशन करेगा।
SER का फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ लिपिड, और यहाँ हो जाएगा सिंथेसिस ना लिख करके यहाँ आप लिख लेना सीक्रेशन, क्योंकि ER सीक्रेट करती है। सीक्रेशन, सीक्रेशन सही वर्ड है, सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। बनाएगा तो राइबोसोम, लेकिन ER जब बाहर निकालेगी तो सीक्रेट करेगी वो, सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड सीक्रेशन ऑफ लिपिड। समझ में आ गया? तो इस तरह से टाइप ऑफ ER है। टाइप ऑफ ER दो प्रकार के हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट इज RER एंड सेकंड इज SER। विच ER प्रेजेंट द राइबोसोम, किस राइबोसोम, किस RER में, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER एंड SER? प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ RER एंड लिपिड सीक्रेशन ऑफ SER। समझ में आ गया? चलिए अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ER। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ER। ER की स्ट्रक्चर, ER की स्ट्रक्चर क्या है? तो ER की स्ट्रक्चर देखें तो ER जैसे गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर कितने पार्ट से आपकी प्रिपेयर थी? 4 पार्ट। कौन कौन सा पार्ट था? हाँ हाँ हाँ, लाइसोसोम, सिस्टर्नी, क्रिस्टी, क्रिस्टी तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में थे, सिस्टर्नी, और क्या थी? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, वैक्यूल। और लाइसोसोम तो फॉर्मेशन था, लाइसोसोम तो बना रही थी, उसका स्ट्रक्चर नहीं था। जो आपकी गोल्गी बॉडी बनती है वो 4 पार्ट से, सिस्टर्नी बोले तो चपटी नलिकाएं, फिर पतली शाखित नलिकाएं, फिर आपकी गर्तनुमा संरचना, और फिर आपकी पूरी गोलाकार संरचना। इस तरह से आपकी वेसिकल और वैक्यूल। यहाँ हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ER, तो स्ट्रक्चर ऑफ ER आपकी कितने पार्ट से? आपके 3 पार्ट। एक होती है इसमें सिस्टर्नी, वही आपकी आएंगी सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। सेकंड रहेंगी आपकी ट्यूब्यूल्स, 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 एंड थर्ड रहेंगी आपकी वैक्यूल्स। वेसिकल नहीं होती हैं इसमें, सॉरी 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 सॉरी, वेसिकल ही होती हैं यहाँ पर। यहाँ हम देखें आपका वेसिकल, वेसिकल ही इसमें होती है, वैक्यूल नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी स्ट्रक्चर, जैसे उसमें सिस्टर्नी ऐसे एक दूसरे से अटैच ऐसे बनाई थी ना मैंने, ऐसे ऐसे बनाए थे, फिर ऐसे आपकी ऐसे ये एक दूसरे से ऐसे ये अटैच थी, ये ऐसे अटैच रहते हैं यहाँ पर ऐसे, इसी तरह तीसरी चौथी ऐसे बनाते गए थे। लेकिन इसमें सिस्टर्नी एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, ऐसी आपकी होती है, ऐसे अलग अलग सी आपकी ऐसी ये पाई जाती है, ऐसे इसमें होती हैं सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स जो होंगी, ट्यूब्यूल्स आपकी ऐसी आपकी पतली और इसी तरह आपकी ब्रांच के फॉर्म में ये पाई जाती हैं, पतली पतली सी, ये आपकी ऐसी ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और वेसिकल जो उसमें ऐसे थोड़ी आपकी एम फेस से लगी हुई ऐसे गड्ढे जैसी बनी थी ना, जैसे आपकी ये सिस्टर्नी की एम फेस थी और ऐसे बना रहे थे हम ऐसे, तो इसमें ये क्या होते हैं, ऐसे ना पा करके पूरी ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में आती है। जैसे हम वहां पर उसको वैक्यूल बोलते थे, यहाँ पर हम वैक्यूल की जगह पर इसका नाम वेसिकल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, और गोल्जी बॉडी में ये सभी आपके एक ग्रुप में रहते हैं, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसमें आपके ये तीनों पार्ट से मिलकर के पूरी ER बनती है, लेकिन आपके ये तीनों पार्ट एक दूसरे से सेपरेट आपके रहते हैं, ठीक है, सेपरेट सेपरेट फॉर्म में आपके रहते हैं, ऐसे ग्रुप फॉर्म में इसको नहीं दिखाते हम, ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाते हैं। फंक्शन इसका उसी तरह है। ये आपकी एक हो जाएगी C फेस, C या F फेस भी इसे हम बोल सकते हैं, F फेस, और ये नीचे वाली जो हो जाएगी इसे M फेस, M फेस या कि T फेस बोलेंगे, ठीक है। एक फेस के द्वारा
साइटोप्लाज्म से कुछ लिक्विड वगैरह लेगी और एक फेस के द्वारा अपने अंदर कुछ चीज बनाएगी और बाहर निकालेगी। जैसे यहाँ से भोजन पानी सब कुछ इसकी सरफेस से यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ इसके अंदर बनेगा प्रोटीन और लिपिड, तो इस भाग से ये निकालने का वर्क करती है। समझ में आ गया? ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, ट्यूब्यूल्स ऐसे ट्रांसफर, जो भी मटेरियल आएगा तो ट्रांसफर करने का वर्क करती है, और ये क्या करती है, उस मटेरियल को पैक करने का वर्क करती है। ये पैक करने का वर्क करती है। तो एक तरह से इन्हें हम वैक्यूल ना बोल करके इनको यहाँ पर वेसिकल बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ER में क्या नहीं पाए जाते? ER में वेसिकल नहीं पाए जाते कि वैक्यूल नहीं पाए जाते? तो वैक्यूल नहीं पाए जाते। जैसे वहां पर हम बंद संरचना को वहां वैक्यूल बोलते थे, तो यहाँ पर हम इसको वैक्यूल बोल रहे हैं, वेसिकल बोल रहे हैं। समझ में आ गया? बस थोड़ा सा ये बस ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि वहां इसी बंद स्ट्रक्चर को हम वहां वैक्यूल बोलते थे और खुली स्ट्रक्चर को वेसिकल बोलते थे, लेकिन इसमें वेसिकल बनती ही नहीं है, डायरेक्ट एक पैक स्ट्रक्चर बनती है, तो इसे वैक्यूल ना बोल करके यहाँ पर हम वेसिकल ही बोलते हैं। समझ में आ गया? बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? चलिए अब देखिए, इसमें आपका जो भी मटेरियल होगा वो आपका क्या पैक है? एक तो प्रोटीन पैक है, एक लिपिड पैक है, और कुछ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत कम मात्रा में यहाँ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी आपके होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और जब एंजाइम आ जाएंगे तो ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा? लाइसोसोम। क्या कहलाएगा? लाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर आपके क्या कहने लगेंगे हम? लाइसोसोम। तो यहाँ ये हो जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। कुछ आपके एंजाइम पाए जाते हैं जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एंजाइम डाइजेशन करेंगे किसी भी मटेरियल का जो भी सेल के अंदर आएंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से आपकी प्रिपेयर है। सिस्टर्नी आपकी ऐसे सेपरेट रहती हैं और थोड़ी आपकी फ्लैटेड स्ट्रक्चर होती हैं। एक सिस्टर्नी में 2 आपकी सरफेस होती है, बाहर की सरफेस को सी फेस, जिसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म वगैरह को या लिक्विड वगैरह को, और एक फेस कहलाती है एम फेस या कि ट्रांसफर फेस, मैच्योरिंग फेस या ट्रांसफर फेस। इसके द्वारा ER के अंदर की चीजें बाहर निकाली जाती हैं, ठीक है? फिर आती है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो भी ये मटेरियल बाहर निकालती है उस मटेरियल को आगे ट्रांसफर करने का वर्क करती है ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल से आगे चल करके मटेरियल एक राउंड स्ट्रक्चर में पैक होता है जिसे हम बोलते हैं वेसिकल। क्लियर? बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हम आते हैं फंक्शन। अच्छा, ER को एक चीज और यहाँ पर देखना, स्पेशल है ये चीज थोड़ा सा। ER को और हम क्या कहते हैं? ER को और जैसे किसी से, जैसे हमारी नॉर्मल सोमैटिक सेल वगैरह होती हैं, सोमैटिक जो दैहिक कोशिकाएं, हाथ पैर मुंह आंख कान जो है आपकी पूरी बॉडी, यहाँ पर जो सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। हमारी बॉडी में जो सेल हैं, सेल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? स्पेशल 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है ना? एक होती है आपकी क्या? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल एक होती है, सोमैटिक सेल दैहिक कोशिकाएं, ठीक है? एक होती है आपकी रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल। रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिकाएं जो स्पेशल है। ये भी बॉडी में ही है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है सबका, जिसमें सेल डिवीजन को लेकर के इन्हें स्पेशल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सोमैटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल और एक स्पेशल सेल होती है, मेन सेल आपकी जो होती है वो कहलाती है आपकी न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल। इस तरह हमारी पूरी बॉडी में स्पेशल 3 टाइप की सेल हैं। इस सेल की नंबर मैंने बताई थी, बिलियन से भी कई ज्यादा, ट्रिलियन जिसे हम बोलते हैं, ट्रिलियन में पाई जाती है, 28 ट्रिलियन, ठीक है? फीमेल वगैरह में और मेल वगैरह में और भी ज्यादा आपकी, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये सोमैटिक सेल है और रिप्रोडक्टिव सेल और नर्व सेल, ठीक है? यहां मैं आपको बता रही हूं कि नर्व सेल में ER को क्या कहा जाता है। नर्व सेल में जब आपकी ER आती हैं तो इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है इरग्रेस्टोप्लाज्म या नीजल्स पार्टिकल, ठीक है? इन्हें हम बोल सकते हैं इरग्रेस्टोप्लाज्म
प्लाज्म, इरगेस्टोप्लाज्म, या इन्हीं को नीजल्स पार्टिकल बोलते हैं। ये आपकी केवल ये नाम ER को इरगेस्टोप्लाज्म या नीजल्स पार्टिकल किसमें कहा जाता है? किसमें कहा जाता है? न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन सेल में यदि आपकी ER आती हैं तो उन्हें बोला जाता है इरगेस्टोप्लाज्म या नीजल्स पार्टिकल। समझ में आ गया? ठीक है। एक होता है आपका SR। SR का मतलब होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर नाम दिया जाता है? मसल्स में। मसल्स जैसे हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, नॉन स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो जैसे आपकी ये देखो, ये बना दी मैंने कौन सी? नॉन कॉर्डियल मसल्स, बोले तो अरेखित पेशियां, चिकनी पेशियां जिन्हें बोलते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन, बोले तो एलिमेंट्री कैनाल में भी आपकी पाई जा रही है, लीवर में भी पाई जा रही है, किडनी में भी पाई जा रही है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें चिकनी कोशिकाएं या बोले तो अरेखित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अरेखित मांसपेशियां, कोशिकाएं नहीं, बोले तो मांसपेशियां, मसल्स पाई जाती है। तो इन मसल्स के अंदर जब ER पाए जाएंगे तो इन ER को बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स का लिक्विड कहलाता है सार्कोप्लाज्म। स्टडी ऑफ मसल्स कहलाती है सार्कोलॉजी, ठीक है। तो मसल्स में यदि ER आपकी पाई जाती है तो वहां ER ना कह करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे आपके ER के ही ऐसे एक दो और स्पेशल नाम आपके होते हैं, तो आप परेशान मत होना, ये ER ही है और इनका काम यही है प्रोटीन बनाना या कि लिपिड बनाना, ठीक है। तो इनको हम बताएंगे अभी, एक आध बार और नाम इनका आएगा। जैसे न्यूरॉन सेल बताऊंगी तो वहां नीजल्स पार्टिकल जब बनाऊंगी तो आपको याद रखना है कि ये ER ही है। मसल्स यदि बताऊंगी तो मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम लूंगी तो आपको याद रखना है कि ये ER ही है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ ER। ER के फंक्शन क्या क्या? आपको ER के फंक्शन समझ में आ रहे हैं? बताएंगे? हाँ, क्या? लाइसोसोम प्रोटीन के लिए। हाँ, लाइसोसोम बनाना, हाँ, प्रोटीन निकाल रही है और लिपिड बना रही है, नाइस। और डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ, तो वो लाइसोसोम में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और बोलिए, आप बोलिए। चलिए, जितना मैंने अभी पढ़ाया उसमें कम से कम 3 जो बताया, 3 के 3 आप लोगों ने बता दिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आगे और कुछ मैं और आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट आपने बताया है, फर्स्ट हम लिखेंगे। फर्स्ट जो लिखा जाता है, जैसे आपका बनाना नहीं लिखेंगे, सीक्रेशन लिखेंगे। निकालती है, ER निकालती है, अपनी सतह से निकाल रही है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे सीक्रेशन। गोल्जी बॉडी और ER में सीक्रेशन ही लिखा जाता है। सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन, सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये लिख लिया। एंड सम डाइजेस्टिव एंजाइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना हो लिख सकते हो। और अलग से यदि लिखना है तो सेकंड में लिख लोगे कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यहां यदि लिखोगे तो सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड सम डाइजेस्टिव एंजाइम, यहां तो सीक्रेशन में चल जाएगा। लेकिन यदि ऐसे राउंड स्ट्रक्चर को इसको बोलोगे और इसमें जब डाइजेस्टिव एंजाइम भर जाएंगे तो आपकी एक स्ट्रक्चर बन गई ना, तो इसलिए इसको फॉर्मेशन वर्ड फिर लिखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम,
ठीक है। और देखिए थर्ड, देखिए थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये और भी, इसके अलावा और भी मेम्ब्रेन बनाती है। देखना क्यों कहा हमने फॉर्मेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब बाहरी केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। देखना कैसे, जैसे ये है हमारी सेल, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंडस ही आपकी ये पाई जाती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहीं भी आपकी पाई जा सकती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन खासकर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जरूर पाई जाती है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जरूर पाई जाती है। समझ में आया ना। ये यहां भी ऐसे हम बना सकते हैं ईआर को ऐसे, लेकिन न्यूक्लियस को घेरे हुए जरूर ये पाई जाती है। ठीक है, मेन स्थान है उनका ये कि केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। यदि हम इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें, सॉरी, देखना ये जैसी न्यूक्लियस है, और ये ईआर की आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये ईआर की इंटरनल मेम्ब्रेन है कि नहीं, ये ईआर की नीचे वाली सरफेस है, और इसके ऊपर एक हम ये बना दें, इसके ऊपर ऐसे बना दें, तो देखो न्यूक्लियस के एक तो ये हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसे बोल देंगे हम, ये वाली को बोल देंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको बोल देंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, और ये देखो ईआर की ये मेम्ब्रेन, ये आपकी नीचे वाली सरफेस है, ये ऐसे। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आपकी क्या बना रही है, लेयर बना रही है कि नहीं। यदि हम इसकी केवल ये एम फेस है, और यदि हम सी फेस ऐसे बना दें, तो ये आपकी पूरी ईआर बन गई। यदि हम इसको ना बनाएं, ऐसे इसको ना बनाएं, तो ये वाली बस मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे जो ये मेम्ब्रेन ऐसे बनाती है, एक फोल्ड जो ऐसे बनाती है, एक लेयर जो बनाती है, इसे बोलते हैं हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया ना। तो इसलिए लिखा हमने कि ये बाहरी केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली का निर्माण करती है। समझ में आ गया। हाँ, बाहरी बोले तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हम ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता देते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बस के अलावा नहीं, ये और भी सेल ऑर्गन के चारों तरफ झिल्ली बना सकती है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। इसे झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, इसे झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, रुक गया। ये हो गए, ये कुछ विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स की पिगमेंटेशन में भी हेल्प करती है। विटामिनों को एक कलर्ड प्रोवाइड कराती है, जो हमारे इंटरनल कुछ विटामिन होते हैं जो हमारी लीवर में, जैसे विटामिन के बनता है कुछ मात्रा में, विटामिन डी बनता है हमारे अंदर, तो ये विटामिनों के फॉर्मेशन में एक पिगमेंट प्रोवाइड कराती है। विटामिन को एक कलर, वर्णक प्रदान करती है। ये आपकी कौन, ये ईआर। ठीक है, तो विटामिनों के बनने में मदद करती है, विटामिनों के पिगमेंटेशन में हेल्प करती है ये। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ईआर आपका कंप्लीट हुआ। ईआर की मैंने डिस्कवरी क्या बताई है, किसने की थी खोज, पोर्टर। मेन ठीक है, गार्नियर आप याद रखें या ना रखें, पोर्टर जरूर याद रखिए, क्योंकि हर बुक में आपको पोर्टर ही मिलेगा, क्योंकि मेन वर्क जो किया है ईआर पर वो पोर्टर ने किया है। सेशन कौन सा है, 1897। ठीक है, देखना जो न्यू बुक आ रही है, लेटेस्ट बुक आ रही है, उनमें थोड़ा सा सेशन को लेकर के इधर उधर मिलता है, तो उसमें परेशान मत होना आप, जो लिखवा रहे हैं वही आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ
का सेशन लिखवाया था 1897 में, पोर्टर अंदर ही वही है। उसी सेशन में आपका बताया जाता है, ठीक है। उसी सेशन फर्स्ट उन्होंने देख करके छोड़ दिया, उसी सेशन के बाद फिर पोर्टर ने आगे काम किया है, ठीक है। फिर है आपका ER के टाइप पता है आपको, कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। मालूम है उनके कार्य वगैरह? स्ट्रक्चर कितने पार्ट में बनी हुई है? 3। कौन कौन से? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, बेसिकल, बेसिकल, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। और इसके जो 2 नेम और स्पेशल बताए हैं मैंने, जो आपकी जैसे मसल्स वगैरह में आपकी जो पाई जाती है वहां, उसको क्या कहते हैं? SR, आप याद रखिए, SR बोले तो SR, और एक को बोलते हैं इर्गेस्टोप्लाज्म या कि नीजल्स पार्टिकल, जो कि न्यूरॉन सेल में पाई जाती है, ठीक है ना। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी मसल्स में पाई जाती हैं, और जो आपकी नीजल्स पार्टिकल या इर्गेस्टोप्लाज्म है ये हमारी न्यूरॉन सेल में पाई जाती है। ये भी एक तरह की ER ही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन में। नेक्स्ट सेल ऑर्गन आता है आपका क्लोरोप्लास्टिड। हम हेडिंग डालेंगे प्लास्टिड, 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 प्लास्टिड। ये है प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक। तो हिंदी में हम लिख देते हैं यहाँ लवक, ठीक है। देखना ये जो प्लास्टिड वर्ड है, एक आप देखना, एक मैंने आपको पढ़ाया है प्लाज्मिड, पढ़ाया ना, और एक मैं पढ़ा रही हूं प्लास्टिड, प्लास्टिड पढ़ा रही हूं। दोनों में अंतर है। एक पढ़ाया है मैंने प्लाज्मिड और एक पढ़ा रही हूं अब मैं प्लास्टिड। प्लाज्मिड किस में था? प्लाज्मिड क्या है? ये PSC में आ चुका है क्वेश्चन। क्या है प्लास्टिड? क्या है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किस में पढ़ाया है मैंने? एनिमल में। आपको घर में रिवाइज डेली का डेली करना है, ठीक है। या आप पढ़ ना सको तो वीडियो भी चालू करके आप लेटे लेटे सुन सकते हो, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया प्लाज्मिड और कहीं भी आपका नहीं पाया जाता है, केवल आपका बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड बनता है। प्लाज्मिड को ही हम वेक्टर भी बोलते हैं, प्लाज्मिड को ही हम वेक्टर या बीकल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं। हम समझ में आया ना कि इस तरह से आपका प्लाज्मिड या वेक्टर या बीकल्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो ये केवल आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है वन सेल टू अनदर सेल में। समझ में आ गया ना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आपकी की जाती, जीनों की अदला बदली की जाती है किसी भी, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, तो उनमें जब जीनों का हेरा फेरी होता है इन एम्ब्रियो स्टेज में, तब आपका प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, ठीक है। तब हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है प्लाज्मिड निकाल लेकर के, और फिर उस प्लाज्मिड में हम ट्रांसफर करते हैं जीन को, ठीक है। लेकिन प्लास्टिड जो है वो आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और आपका सबसे सेल का मेन सेल ऑर्गन में आपका आएगा। प्लास्टिड आपका एक तरह का क्या है? पॉलीमर। क्या है आपका? एक तरह से बड़ा रूप। पॉलीमर बोले तो एक बड़ा भाग, एक बड़ा भाग है। इस प्लास्टिड को फिर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। इन 3 पार्टों को फिर हम क्या बोलते हैं आपका? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जैसे हमें मालूम चलता है क्लोरोप्लास्ट को हम ज्यादा जानते हैं, जानते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट नाम ज्यादा सुना है। और प्लास्टिड थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे। प्लास्टिड जैसे ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, और बॉडी में जैसे आप बोल दो कि मैडम का फेस कैसा है, तो बॉडी में ही तो फेस है, तो इसी तरह ये प्लास्टिड है, और प्लास्टिड में ये क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ गया ना। तो प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जैसे बॉडी के हाथ, पैर, सिर,
ये सब आपके सिर, धड़ और पूछे ऐसी पाई जाती है। सेम इसी तरह प्लास्टिड ही 3 भागों में बटा होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि आपके हायर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका किसमें पाया जाता है, आपका प्लांट में पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो प्लास्टिड की सबसे पहले डिस्कवरी की है 1865 में। इन 1865 हीकेल आते हैं, हीकेल डिस्कवर द प्लास्टिड की खोज जो की है वो हीकेल ने 1865, सेल की खोज की थी 1665 और प्लास्टिड की खोज की है 1865। वहां की है रॉबर्ट हुक ने। यहां भी हा से ही स्टार्ट है, एच से ही है, लेकिन उसके पहले आर नहीं है, डायरेक्ट हीकेल है। समझ में आ गया। अब आता है 1883 में आपके आते हैं स्किम्पर साइंटिस्ट, स्किम्पर वैज्ञानिक आते हैं। 1883 में स्किम्पर साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्टिड शब्द दिया था, क्लोरोप्लास्टिड शब्द दिया। इन 1883 स्किम्पर गिवन द, यहां लगा लेना, गिवन द क्लोरोप्लास्टिड वर्ड दिया है स्किम्पर ने 1883 में। 1883 में हो गया। चलिए आगे देखना। इसके बाद आते हैं आपके मेयर ने आपका मेयर साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने इसे कहा था आटोप्लास्ट। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा गया है अल्टमान ने माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, आटो भी नहीं बोला था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ना, तो अल्टमान ने माइट्रोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोब्लास्ट। और यहां मेयर ने क्लोरोप्लास्ट को, बोले तो प्लास्टिड को, मेयर ने क्या बोला गया है, आटोप्लास्ट। आटो मतलब स्वयं निर्माण करे, जो भोजन का स्वयं निर्माण करे, तो इसने बोला है आटोप्लास्ट, स्वयं निर्मित करता है और वो तोड़ता है, वो जीवित पदार्थ को तोड़ता है, तो वो बायोब्लास्ट और ये आटोप्लास्ट। ठीक है, वैज्ञानिक अलग अलग है। आटो का मतलब स्वयं और प्लास्ट मतलब वही बनाना, जैसे क्लोरोप्लास्ट बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर आते हैं एक वैज्ञानिक एरीरा ने क्लोरोप्लास्ट वर्ड दिया है, क्लोरोप्लास्ट वर्ड गिवन द एरीरा ने आपका क्लोरोप्लास्ट शब्द दिया। ठीक है, पहले स्किम्पर ने क्लोरोप्लास्टिड कहा था और यहां क्लोरोप्लास्ट है, तो एरीरा ने क्लोरोप्लास्ट शब्द दिया है। ठीक है, एरीरा को याद रखना ज्यादातर और हीकेल एरीरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं आपके जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल। कौन सी बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया में नहीं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसे बोला जाता है। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया नाम सुना है ना,
तो ये भी बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक सेल में ही आता है, लेकिन इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण थोड़ा सा विकसित बैक्टीरिया कहलाने लगता है, यू बैक्टीरिया इसे बोलते हैं हम। समझ में आ गया ना। तो इस बैक्टीरिया में आपका नॉस्टॉक एनाबीना ये भी आपके इसी में आते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हम बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका ये आता है, साइनोबैक्टीरिया में आपका क्लोरोप्लास्ट आता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से ये हरा हो जाता है, हरे रंग का दिखाई देता है। वही है ना जो सबसे पहले डिस्कवर यही हुआ था पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले। साइनोबैक्टीरिया की खोज की थी इसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज की थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हुई इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिड है, हरा हरा वर्णक है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण हुई, और जब प्रकाश संश्लेषण होगी तो ऑक्सीजन तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। अर्थ में सबसे पहले जीवित अवस्था में आने वाला, पूरी तरह से जीवित अवस्था में आने वाला कौन है? आपका साइनोबैक्टीरिया। लेकिन अर्थ में आने वाला सबसे पहला आपका जो आपका ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव करके ऐसे आ जाए, सजीव ना लिखा रहे, जीव, तो हम क्या बोलेंगे? आपके वही प्रोबायोन्ट में जैसे हमने बोला था वायरस, वायरस को ना तो हम जीव बोल सकते हैं ना निर्जीव। डीएनए है तो इसलिए वो जीव भी है, और चूंकि वो बॉडी यदि उसको ना मिले तो कोई काम नहीं दिखाता, तो इसलिए वो निर्जीव भी है। वो क्रिस्टल फॉर्म में उसका शेप रहता है, इसलिए वो निर्जीव में भी आता है। समझ में आ गया ना। तो ऐसे हटाएं इसे। चलिए अब हम लिखेंगे टाइप ऑफ। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि ये आपका प्लांट में पाया जाता है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी रहेंगे जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं भी पाया जाता है। कौन सा है वो प्लांट? ऐसा कौन सा प्लांट है जो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता, जो परजीवी प्लांट कहलाता है? कौन सा प्लांट है? अमरबेल, कसकुटा, ठीक है ना। अमरबेल जो है, अमरबेल क्यों प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्या है? हाँ, वो कलरलेस भी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लैकिश जैसे ब्राउन जैसा आपका रहता है, ग्रीन नहीं रहता है। और वो दूसरे प्लांट पर आपका क्या करता है? सकर्स द्वारा आपका अटैच रहता है, दूसरे प्लांट से सक करता है फूड न्यूट्रिएंट को, डिपेंड रहता है, डिपेंडेड है, इसलिए वो हेट्रोटॉपिक प्लांट कहलाता है। समझ में आ गया। बाकी प्लांट आपके ऑटोट्रॉपिक है। यहां हम लिखेंगे टाइप ऑफ प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो यहां हम प्लास्टिड के कितने टाइप बताएंगे? कितने टाइप बताएंगे प्लास्टिड के? 3। एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलें इसे तो इसे हम बोलेंगे सावर्णी, इसे बोलेंगे सावर्णी, मतलब कई रंग देखने को मिले जिसमें, सावर्णी। इसे बोलेंगे हम आवर्णी, आवर्णी। और क्या लगा देंगे? लवक, लवक, प्लास्ट लगा है ना, सावर्णी लवक, आवर्णी लवक। और इसे बोलेंगे हम हरित लवक। क्या बोलेंगे? हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। ऐसे हाँ, हिंदी में भी कुछ लोग देखते हैं ना, तो हिंदी में भी बताना जरूरी है, सावर्णी, आवर्णी और हरित लवक, ऐसे, ठीक है। जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड 3, हमें आपका ज्यादातर नाम हम किसका लेते हैं? इसका लेते हैं। जैसे हमने प्लांट सेल ही बताई थी तो डायरेक्ट हमने क्लोरोप्लास्ट उसको नाम दिया था, प्लास्टिड नहीं बताया था। डायग्राम भी आप देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्या है? प्लास्टिड ही है आपका। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसे सावर्णी क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे पहले हम देखें कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? जैसे आपका पेरिकार्प ऑफ फ्रूट कहाँ पर होता है? पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। पेरिकार्प क्या कहलाता है? फल भित्ति, फल, फलों का छिलका। केला खाते हो ना, केले का छिलका फेंक देते हो, ठीक है। कुछ भी फल खाते हो, आम का छिलका फेंक देते हो, ठीक है ना। तो जो छिलका होता है, फलों का छिलका ही कहलाता है पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, ठीक है, फल भित्ति, ठीक है। हाँ, ये फलों का छिलका, या हम बोल सकते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट,
फलों के छिलकों में पाया जाता है, एक तो क्रोमोप्लास्ट। दूसरा पेरिकार्प ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके भी होते हैं, ठीक है, तो सब्जियों के छिलके भी होते हैं। लौकी छीलो हरा निकलेगा, आलू छीलो ब्राउन कलर का निकलेगा, तो सब्जियों के भी छिलके होते हैं। तो सब्जियों के भी छिलके या फलों के छिलके, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहां लगा लो वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे आप लीव्स। लीव्स कैसे? लीव्स ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियों में। पहले तो पत्तियां जब नई आती हैं तो हरी मिलती हैं, आपको मिलती है ना, लेकिन जैसे जैसे आप देखना पत्ती ओल्ड होती जाएगी तो उसमें पीलापन आने लगता है ना। तो इसी तरह आपका ओल्ड लीव्स हमने लिख दिया। और हमने लिखा, और कहां पर आपको पाया जाता है ये? पेटल्स ऑफ फ्लावर। पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स क्या कहलाते हैं? पंखुड़ी। जैसे पंखुड़ी होती है ना, फूलों की पंखुड़ी लाल है, जैसे आप गुड़हल देखते हो तो लाल पंखुड़ी मिलती है, ठीक है। मैरीगोल्ड देखते हो तो पीली पीली मिलती है। रोज देखते हो तो रोज तो अब कई वैरायटी के हाइब्रिड रोज, हर चीज तो हाइब्रिड बनने लगी है, तो आपका गुलाबी मिलेगा। ऐसे जो आपके कलरफुल होते हैं पार्ट, वो कहलाते हैं आपके पेटल्स, पंखुड़ियां। जैसे हम बोलते हैं क्या? दल, उनको दल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ है। एक तो पेरिकार्प ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, पुरानी पत्ती ओल्ड लीव्स, और पेटल्स ऑफ फ्लावर। समझ में आ गया? ठीक है। और ये आप देखो कि कई रंगों में देखने को मिलते हैं, और कई रंगों में देखने की वजह से ही हम इसे सावर्णी बोलते हैं। जैसे आपने देखा है टमाटर देखते हैं ना, कैसा टमाटर खाते हैं हम? लाल टमाटर खाते हैं। कैसा खाते हैं? लाल। ये लो, ये लाल टमाटर हो गया आपका, ठीक है ना, ये लाल टमाटर, ठीक है, लाल टमाटर। लेकिन इसके पहले जब हम नहीं खाते तो ये टमाटर कैसा होता है? हरा टमाटर होता है। ये भी हरा टमाटर होता है, समझ में ना। तो जब ये हरा है तो हरे की वजह मतलब क्या है? हरित लवक। मतलब पहले क्या पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। और फिर धीरे धीरे जब वो आपका मैच्योर होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, विकसित होता जाता है, तो उसमें एक अलग रंग एक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं लाल, ठीक है। तो लाल हो गया तो वो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है क्रोमो में बदल सकता है, लेकिन क्रोमो क्लोरो में नहीं बदल सकता। पत्ती देखो, पत्ती आपकी क्या है? ग्रीन है ना, लेकिन अभी नई पत्ती निकली आपकी तो बिल्कुल ग्रीन निकलेगी। लेकिन आप देखना 8 से 10 दिन बाद देखना पत्ती का रंग आपका बिल्कुल लाइट, आपका ऐसा हल्का पीलापन आपका ऐसे आने लगेगा। ये पीलापन आपकी लेने लगेगी पत्ती, हरी से पीली हो जाए। पीली को हरी नहीं बदल सकते, हरी को पीली में बदला जा सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में चेंज हो सकता है, लेकिन क्रोमो क्लोरो में चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना। अब देखना आप कि जो आपका ये लाल रंग है, टमाटर का जो लाल रंग है, मिर्च भी हमने पढ़ी है, मिर्च भी खाते हैं हम। क्या खाते हैं? मिर्च खाते हैं ना, ये मिर्च खाते हैं, चिली, रेड चिली खाते हैं हम, ठीक है ना। तो रेड चिली खाते हैं। तो जो मिर्च और टमाटर का जो कलर है, ये लाल कलर है, वो जैसे आपने गाजर वगैरह भी देखी है, तो गाजर में भी एक अलग आपका रेडनेस रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है वो रेडनेस। तो इस तरह जो ये कलर आपका आता है वो क्यों आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो पीला, लाल, नारंगी इस तरह के रंग देता है, हरा नहीं देगा। पीला, लाल, नारंगी, इस तरह बैगनी, इस तरह के रंग आपका जो देता है वो क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। जैसे टमाटर और लाल मिर्च का रंग भी एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? लाइकोपीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइकोपीन। और लाइकोपीन एक तरह का क्या है? कैरोटीन ही है, कैरोटीन।
कैरोटीन ही है। जो आपका गाजर है, गाजर का रंग जो अलग दिखता है ना, गाजरी रंग बोलते हैं, तो वो क्यों? कैरोटीन की वजह से। कौन सी कैरोटीन? कैसी होती है? कैरोटीन जो होती है वो ऐसे अल्फा, बीटा और गामा, ऐसे 3 पार्टों में डिवाइड होती है। कैरोटीन डिवाइडेड इन अल्फा, बीटा, गामा। तो गाजर का जो आपका कलर थोड़ी ना बहुत लाइट ना बहुत डार्क, तो वो बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? गाजर में बीटा कैरोटीन की वजह से उसका रंग आपका अलग दिखता है। लेकिन वही टमाटर वगैरह में यदि हम देखें तो वहां भी कैरोटीन ही है, बस बीटा ना बोल करके हम अल्फा बोल सकते हैं। अल्फा ज्यादा रेडनेस को लिए रहेगी, बीटा थोड़ी लाइट रेडनेस को लिए रहेगी, गामा और लाइट को लिए रहेगी। समझ में है ना? तो इस तरह से ये कैरोटीन को ही टमाटर और मिर्च में हम क्या बोलते हैं? एक नया नाम दे देते हैं, लाइकोपीन। ठीक है, क्या नाम देने लगते हैं? लाइकोपीन। यदि लाइकोपीन एब्सेंट रहे, ऑप्शन में यदि आए कि टमाटर का लाल रंग होने का कारण क्या है, ऑप्शन में मिले आपको, जैसे आपका क्रोमोप्लास्ट मिले, क्लोरोप्लास्ट मिले, ल्यूकोप्लास्ट मिले और कैरोटीन मिले, ठीक है ना, और लाइकोपीन मिले, तो किसमें लगाओगे आप? टमाटर और लाल मिर्च लिखा है, और कैरोटीन और लाइकोपीन और क्रोमोप्लास्ट 3 ऑप्शन मिले। वो तो पता ही आपको कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हो ही नहीं सकता। तो अब 3 में से आपको ऑप्शन चूज करना है। क्या चूज करोगे? लाइकोपीन। और यदि लाइकोपीन एब्सेंट रहे तो फिर क्या चूज करोगे? कैरोटीन। कैरोटीन ही एक लाइकोपीन है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? और यदि कैरोटीन भी नहीं मिले, लाइकोपीन भी नहीं मिले, आपका क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको मिले, तो क्या लगाओगे? क्रोमो लगाओगे। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि टमाटर और लाल मिर्च का लाल रंग होने का कारण है लाइकोपीन। यदि लाइकोपीन दिया है तो, यदि नहीं है तो कैरोटीन ही लगाएं। टमाटर, लाल मिर्च और यही ये बनी हुई है गाजर, सॉरी गाजर पता नहीं कैसी बन गई, गाजर। क्या बनी हुई है ये गाजर आपकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये गाजर बनी हुई है। तो गाजर का जो आपका रेडनेस है वो लाइकोपीन भी मिला है आपको, कैरोटीन भी मिला है और बीटा कैरोटीन लिखा है, तो क्या लगाओगे? कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन और गामा कैरोटीन ऐसा लिखा है, तो क्या लगाओगे? बीटा कैरोटीन। क्या लगाओगे? बीटा कैरोटीन। अब पूछा जाए, आपको पता है ना गाजर सबसे मेन सोर्स किसका होता है? मेन सोर्स ऑफ कैरेट किसका है? विटामिन में आ जाओ थोड़ा सा। सबसे ज्यादा गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड द गाजर। गाजर जो है विटामिन का सबसे मेन सोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है? गाजर। उसके बाद फिर अदर आपके जो पके हुए फल जो होते हैं, जैसे पपीता है आपका, और भी है टमाटर, पालक, दूध, इनमें सब में आपका होता है। लेकिन सबसे मेन सोर्स, सबसे ज्यादा अमाउंट में बोलते हैं ना, गाजर खाओ और आंखों कोई रोशनी बढ़ाओ। ठीक है ना, तो गाजर, इसलिए गाजर के सीजन में खूब गाजर खाने चाहिए हमें। ठीक है ना, तो गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ना तो अल्फा होता है ना गामा। कौन सा होता है? बीटा। तो बीटा लगाएंगे। टमाटर में भी आपका क्या है? ये पके हुए टमाटर में भी कैरोटीन ही है, भले वो बीटा नहीं है लेकिन कैरोटीन ही है ना, तो यहाँ भी विटामिन ए ही बनेगा। इसलिए टमाटर को भी हम मेन सोर्स ऑफ विटामिन, यदि आपका मेन सोर्स ये रहेगा, जब गाजर नहीं है तो टमाटर, पपीता, ये सब आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्रोमोप्लास्ट बताया है मैंने। क्रोमोप्लास्ट के बाद आपका देखिए एक आपका आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका क्या है? कलरलेस है, इसमें आपका रंग नहीं होता है। ये केवल क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन अ प्लांट बॉडी। ठीक है ना, प्लांट बॉडी में स्टोरेज करता है, स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल
फूड मटेरियल का ये स्टोरेज करता है। और फूड स्टोरेज के बेस पर इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है आपका एमाइलोप्लास्ट, एक होता है आपका इलियोप्लास्ट और एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। On the basis of food storage, leucoplast divided in a 3 part. First is the amyloplast, second is the ilioplast and third is the aleuroplast. Amyloplast में जो स्टोरेज होता है वो होता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। जो इलियोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा फूड स्टोर होगा? प्लांट बॉडी में कौन सा फूड आइटम? फैट मटेरियल, जो भी फैट लिपिड होगा वो ये इलियोप्लास्ट में। और जो भी प्रोटीनस पार्ट होगा स्टोरेज वो कहाँ होगा? एल्यूरो। तो यहाँ आपका प्रोटीन का स्टोरेज होता है। तो इस तरह फूड आइटम मैनी फॉर्म में होते हैं, स्टार्च फॉर्म में भी, लिपिड फॉर्म में भी, प्रोटीन फॉर्म में। ठीक है, सबसे ज्यादा तो आपके स्टार्च और प्रोटीन के अमाउंट सबसे ज्यादा आपकी होते हैं, बट फैट भी आपका रहेगा। तो इस तरह से कहना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है और केवल प्लांट बॉडी में फूड मटेरियल का क्या करता है? स्टोरेज करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। लिख लिया इसको। नेक्स्ट अब मेन पार्ट आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ये है मेन। ठीक है, यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी देंगे। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट बॉडी का सबसे बड़ा, प्लांट सेल का, एक कहना चाहिए प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन होता है। इट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गन ऑफ द प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है, क्यों बोला गया है इसे लार्जेस्ट में? सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गन इसे बोला गया, और सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन हमने बोला है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को। रीजन मालूम है? सेकंड में ये बोलते हैं और फर्स्ट में हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बस एक मिनट, क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये है हमारी सेल और ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस में ही मेन हमारा क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए एंड आरएनए। तो हमारा सेल का मेन जेनेटिक मटेरियल कहाँ आपका प्रेजेंट होता है? कहाँ? न्यूक्लियस के इनसाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका होता है। ये 100% आपका क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल। इस 100% जेनेटिक मटेरियल का कहना चाहिए 16% जेनेटिक मटेरियल आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना? 84। ठीक है, और 84 में से 1% जेनेटिक मटेरियल आपका 1% जेनेटिक मटेरियल किसमें पाया जाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जेनेटिक मटेरियल यदि सेल ऑर्गन में देखें तो किसमें ज्यादा है? आपका क्लोरो। इसीलिए रीजन है कि क्लोरोप्लास्ट लार्ज है कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया के। दोनों ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्या पाया जाता है? आपका जेनेटिक मटेरियल अपने ही जैसा एक क्लोरोप्लास्ट नए क्लोरोप्लास्ट को बना सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने ही जैसी नई माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है। तो दोनों ही सेल ऑर्गन आपके सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन कहे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा और स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक।